बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेट टोपोलॉजी जिसका कोर्स कोड है MTH251 उसके 4th लेक्चर को स्टडी करेंगे और हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जो इसका पहला आर्टिकल है मीट्रिक स्पेसेस उसकी फर्दर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या किसी सेट के ऊपर मीट्रिक फंक्शन जो है वो हर वक्त डिफ़ाइन किया जा सकता है या कभी ऐसे भी मौके आते हैं जहां जो फंक्शन d फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफ़ाइन किया जाता है वो मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता और वो मीट्रिक फंक्शन नहीं होता, गोया कि डिस्टेंस फंक्शन नहीं होता। लिहाजा उस फंक्शन के अंडर हम मीट्रिक स्पेस को नहीं कंसीडर करते। अंडर दैट फंक्शन इट इज़ नो मोर ए मीट्रिक स्पेस। तो आज के लेक्चर की जो आउटलाइन होंगी उन पर हम जाते हैं और हम देखते हैं कि इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर कंसीडर सम एग्जांपल्स ऑन मीट्रिक स्पेसेस। इसमें हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेंगे और जिसमें हम फंक्शन d फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइन करेंगे बाय द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस 1। एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहलाता है और शो करेंगे कि अगर इस तरह से हम किसी फंक्शन को फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइन करें तो इट इज़ नो मोर ए मीट्रिक फंक्शन, इट इज़ नो मोर ए डिस्टेंस फंक्शन। हम एक और प्रॉब्लम नंबर 2 कंसीडर करेंगे जिसमें हम x को अगेन ग्राउंड सेट को अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स लेंगे r लेंगे और d डिफाइन करेंगे फ्रॉम x क्रॉस x टू r बाय द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू और शो करेंगे कि दिस इज़ नॉट ए मीट्रिक, गोया कि इट इज़ नॉट ए डिस्टेंस फंक्शन। अगर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ किसी मीट्रिक की सेटिस्फाई करे तो ये डिस्टेंस फंक्शन होता है। और जैसा कि हम अपने पहले लेक्चर्स में 2 और 3 में देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 और 3 में, कि किसी भी फंक्शन को मीट्रिक फंक्शन होने के लिए उसे 3 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं जिनको हमने d1, d2 और d3 के साथ डिनोट किया हुआ है। सो हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 2 में, कौन सी वो प्रॉपर्टी है डिस्टेंस फंक्शन की जो कि सेटिस्फाई नहीं होती और गोया कि ये फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन नहीं बनता, गोया कि इट इज़ नो मोर मीट्रिक ऑन x। हम प्रॉब्लम 3 में देखेंगे कि x इज इक्वल टू r और डिफाइन करेंगे dxy इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्रूव करेंगे कि अगर इस तरह से किसी फंक्शन d को फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइन किया जाए तो फिर ये डिस्टेंस फंक्शन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, ये डिस्टेंस फंक्शन बन जाता है। प्रॉब्लम 4 में हम देखेंगे कि हम एक फंक्शन रो फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि अंडर दिस इक्वेशन इट इज़ ए मीट्रिक फंक्शन। प्रॉब्लम 5 में हम एक मीट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे अंडर दिस कंडीशन और शो करेंगे कि ये भी मीट्रिक फंक्शन है। प्रॉब्लम 6 में हम देखेंगे कि हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे dr के नाम से फ्रॉम x क्रॉस x टू r बाय द इक्वेशन r ऑफ dxy वेयर d इज ऑलरेडी मीट्रिक ऑन x और शो करेंगे कि दिस फंक्शन इज आल्सो सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीट्रिक और द डिस्टेंस फंक्शन। चूँकि हमने आज के 6 एग्जाम्पल्स के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर गिवन सेट को ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हुए ये चेक करना है कि क्या ये डिस्टेंस फंक्शन है या नहीं, लिहाजा इसके लिए हम रिकॉल करते हैं अपनी डेफिनीशन को जो कि मीट्रिक स्पेसेस के ऊपर दी थी और उसमें हम मीट्रिक फंक्शन को लेते हैं ताकि हम किसी भी दिए हुए फंक्शन को चेक कर सकें कि क्या ये फंक्शन मीट्रिक फंक्शन है या नहीं। तो आपको याद है कि जिस वक्त हमने मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किया तो सबसे पहले उसके लिए मीट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया और उसके तहत x be a non-empty set, a metric on x is a real valued function. This is a real valued function. You are quite certain now कि ये ऐसा फंक्शन है जो x क्रॉस x से r पर है। जब भी हम डोमेन का कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका जो इमेज आता है उस पॉइंट पर
अंडर दिस फंक्शन जो वैल्यू आती है वो हमेशा रियल नंबर होती है, चूंकि इस फंक्शन की को डोमेन वो हमेशा आर रहती है, इसकी डोमेन तो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। x इज एन आर्बिट्ररी सेट, x इज ए नॉन एम्प्टी सेट, x कैन बी आर, x कैन बी आर क्रॉस आर, x can be C, the set of complex numbers, x can be Rn, the set of n tuples, x can be some other set as well. But जो कोडोमेन है R वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स ही रहेगी। जब भी हम मीट्रिक फंक्शन डिफाइन करना चाहेंगे तो हमारा जो कोडोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स रहेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यूज हमेशा रियल नंबर आती हैं, विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, जिनको हम एक्सियम्स भी कहते हैं। आपको याद होगा कि ये 3 कंडीशंस हमने डिफाइन की हुई हैं। डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स इन एक्स, for all x y in x, for all x y, you know it, for all x y belonging x। डिपेंड करता है कि ये जो सेट x है ये कैसा है। अगर ये रियल नंबर है तो ये एक्स वाई रियल नंबर्स होंगे, अगर ये एक्स R2 है तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ये अगर एक्स ये R3 है तो ये ऑर्डर्ड ट्रिपल्स होंगे, अगर ये एक्स Rn है तो ये ऑर्डर्ड एन ट्यूपल होगा, x भी ऑर्डर्ड एन ट्यूपल होगा, y भी ऑर्डर्ड एन ट्यूपल होगा। अगर ये xc है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो फिर ये x भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये y भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो ये x y जो x को बिलोंग कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि x की फॉर्मेशन क्या है, ये किस किस्म का सेट है। क्या ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्या ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्या ये सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपल्स है, क्या ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड एन ट्यूपल्स है, क्या ये सेट ऑफ सीक्वेंसेस है, क्या ये सेट ऑफ फंक्शंस है। अगर ये सेट ऑफ फंक्शंस होगा तो फिर x भी फंक्शन होगा, y भी। सो इस x को जो एलिमेंट बिलोंग करता होगा उसकी वही प्रॉपर्टी होगी जो इस कैपिटल X की प्रॉपर्टी है। इस जगह पर इस X को हम ग्राउंड सेट भी कहते हैं। सो जब हम इस मीट्रिक फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं जिसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, जिसे मीट्रिक भी कहते हैं, ये डी ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि डी ऑफ एक्स वाई इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर बिकॉज इट इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे डोमेन का, चूँकि यहाँ पर डोमेन जो है वो x क्रॉस x है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। सो जिस वक्त हम इस डोमेन का x क्रॉस x का एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। यही वजह है कि इस d को हम हर दफ़ा इस ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई करते हैं। जब इस ऑर्डर्ड पेयर x y पर इस फंक्शन d को अप्लाई किया तो जो आंसर में हमें रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इस हर एलिमेंट का इमेज जो है वो R में आना है, वो रियल नंबर होना है, तो ये रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये रियल नंबर लेस देन 0 हो जाता है तो फिर ये एक्सियम वायलेट होता है, ये एक्सियम सेटिस्फाई नहीं होता। तो लिहाजा जो फंक्शन x क्रॉस x से R पर डिफाइंड होगा वो मीट्रिक नहीं होगा, वो डिस्टेंस फंक्शन नहीं होगा, वो और कोई फंक्शन हो सकता है और कोई फंक्शन होगा लेकिन वो डिस्टेंस फंक्शन नहीं होगा। डिस्टेंस फंक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसका जो इमेज है वो इस रियल लाइन पर, जो हमारे पास रियल लाइन है, इस रियल लाइन पर अगर हमारे पास ये 0 है तो इसके इमेजेस इस पोर्शन में 0 से ऑनवर्ड इसके इमेजेस आने चाहिए। अगर इस डोमेन के हर पॉइंट पर इमेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो
फिर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर कोई डोमेन का ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अंडर दिस फंक्शन इमेज लेस देन 0 आ जाता है, तो फिर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी और ये डी एक्स वाई x क्रॉस x2r ये फंक्शन नहीं रहेगा। फिर फर्दर D2 और D3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। D2 को उस वक्त चेक करेंगे जिस वक्त D1 होल्ड कर जाएगा, D3 को उस वक्त चेक करेंगे जिस वक्त D2 होल्ड कर जाएगा, और अगर हमारे पास D3 भी होल्ड कर जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज़ ए डिस्टेंस फंक्शन। आपको याद होगा कि इसमें सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड एक्सियम जो हमने डिफाइन किया है, जिसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, दैट इज D1 में dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y for every xy belongs to x। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है D2, इसमें dxy is equal to dyx। आप ये याद रखें कि x में xy is not necessarily equal to yx। xy is not necessarily equal to yx। आपको याद होगा कि जिस वक्त हम किसी भी एलिमेंट को R2 में लेते हैं, सपोज मैंने x जो है उसे 1 2 लिया है, सपोज, एंड दिस इज इन R2, दैट इज R क्रॉस R, ओके, और y जो है उसको मैं 2 1 ले लेता हूं, सपोज, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स किस वक्त इक्वल होते हैं? वो उस वक्त इक्वल होते हैं जिस वक्त उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। इस सूरत में x इज नॉट इक्वल टू y। और सपोज मैं फंक्शन को डिफाइन करूं फ्रॉम R2 टू R, कैसे डिफाइन करूं कि f ऑफ xy इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस। तो आप देखेंगे कि f ऑफ x y, this is equal to x minus y modulus, and in this case x minus y is equal to x1 minus x2 plus y1 minus y2, x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square and its square root. And then you will notice that this is equal to 1 plus 1, this is equal to under root 2. And by similar calculation, you can notice that f of yx is again equal to square root 2. So, although x is not equal to y in this case, so this is an example, although x is not equal to y, but f of xy is equal to f of yx. So मैं आपको ये बताना चाहता था कि in general xy yx के इक्वल ना भी हो तो तब भी dxy जो है वो dyx के इक्वल आ सकता है, और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं. सो दिस इज द सेकंड एक्सियम फॉर द फंक्शन to become a distance function. The third property is that dxz is less than equal to dxy plus dyz for each xyz belonging x. This property is called triangular property, and d is called, if these all the three conditions are satisfied, then this d is called metric on a set x. xd is called metric space with metric d. Remember, only d is metric, or this is a distance function, but the pair xd is called metric space. X is called the underlying or the ground set. D is called the metric or distance function on x. Elements of the metric space are called its points.
and the set X is called ground set. So हम आज के पहले प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या ये D जो कि इस रूल के तहत इस जगह पर डिफाइन किया गया है, क्या ये डिस्टेंस फंक्शन है या नहीं। अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पर हमारे पास x इज इक्वल टू r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड d जो कि डिफाइन किया गया है फ्रॉम r क्रॉस r टू r, और किस रूल के तहत डिफाइन किया गया है। ये रूल है कि d ऑफ जब भी इसका एलिमेंट लें, बिकॉज दिस इज r क्रॉस r, दिस इज r क्रॉस r, दिस इज r, this is r, so this is r, this is r, and this is domain of the function. Here we have range of the function. इस जगह पर जहां पे भी हम कोई पॉइंट लेंगे, जिस जगह पे भी हम कोई पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर होगा। उसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, एक x कोऑर्डिनेट होगा, और अंडर दिस फंक्शन इसका जो इमेज है वो उठकर इस सेट ऑफ रियल नंबर पर जा रहा है अंडर दिस डिस्टेंस फंक्शन। और उसको कैसे डिफाइन किया गया है, जब भी इस डिस्टेंस फंक्शन को हम इस डोमेन के पॉइंट एक्स वाई पर अप्लाई करते हैं तो जो इमेज आता है हमारे पास वो कैसे आता है, वो आता है डी ऑफ, जब मैंने इसको किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ द डोमेन एक्स वाई पर अप्लाई किया है तो इसका जो इमेज आया है दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स minus y and plus 1. So this is the way the function is defined over here. हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जिसको इस रूल के तहत डिफाइन किया गया है, जिसको इस रूल के तहत डिफाइन किया गया है, क्या ये फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन है, क्या ये मीट्रिक की तीनों प्रॉपर्टीज D1, D2, D3 को सेटिस्फाई करता है। अगर all the three properties are simultaneously satisfied by this definition, तो फिर तो हम डिसाइड करेंगे कि ये डिस्टेंस फंक्शन है। और अगर इन तीनों में से कोई एक या एक से ज्यादा कंडीशंस, एक्सियम्स वायलेट हो जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर हमारा डिसीजन ये होगा कि ये फंक्शन तो है लेकिन ये डिस्टेंस फंक्शन नहीं है, ये मीट्रिक नहीं है। अगर ये मीट्रिक होगा तो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये मीट्रिक होगा तो फिर एक्स डी मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। सो इस प्रॉब्लम में ये ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि हमने ये शो करना है कि दिस इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर। इट मीन्स कि ये डिस्टेंस फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। सो हम वन बाय वन इन कंडीशंस को चेक करना शुरू कर देते हैं। तो मैं D1 को चेक करने के लिए मैं इस जगह पर लिखता हूं कि D1 कंडीशन क्या है, D ऑफ एक्स वाई is greater than or equal to 0 for all x, y belonging x, and फिर इसमें फर्दर हम ये चेक करते हैं कि d of x, y is equal to 0 provided if and only if x is equal to y. Okay, distance between x and x, if x is equal to y, it means कि distance between x and x is equal to 0. So अगर तो ये बात होल्ड कर गई तो फिर हम कंडीशन नंबर 2 पर चले जाएंगे
और चेक करेंगे कि क्या कंडीशन 2 होल्ड करती है। सो मैं क्वेश्चन मार्क इसके सामने देता हूं कि मैंने देखना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसके लिए सबसे पहले सिंस मुझे ये मालूम है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर्स। जब भी कोई x और y मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से लूंगा तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इनके डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अगर मैं इस पॉजिटिव नंबर में किसी इंटीजर 1 को ऐड कर देता हूं विच इज अगेन ए पॉजिटिव नंबर, तो दिस विल रिमेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर्स। दिस इज व्हाट वी नो बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. This is always greater than or equal to 0, and in the positive real number, if we add a positive integer, the resultant number will be a real number and it will be greater than or equal to 0. So definition को अगर देखते हैं तो this thing is actually dxy. This is equal to d of xy. So इस जगह से हमने conclude किया कि d of xy is always greater than or equal to 0 for every pair of real numbers. हम D1 की सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि क्या dxy 0 है तो x इक्वल टू y होना चाहिए, और अगर x इक्वल टू y है तो dxy इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो केस 1 में फर्स्ट स्टेप पर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि लेट dxy इज इक्वल टू 0 और चेक करता हूं कि क्या x इक्वल टू y आता है, एंड कन्वर्सली इफ वी लेट x इक्वल टू y और चेक करते हैं कि क्या dxy इक्वल टू 0 आता है, तो मैनी टाइम्स हम इस कंडीशन को साइमल्टेनियसली वेरीफाई कर लेते हैं, और सम टाइम्स ऐसा होता है कि दोनों पार्ट को अलग-अलग से चेक कर लिया जाता है ताकि क्वेश्चन जो है वो मोर सिंपल रहे और इजी रहे। सो जिस वक्त मैंने इसको ऐसा ले लिया तो इट मीन्स कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली dxy जो है दैट इज इक्वल टू x माइनस y मॉडुलस प्लस 1. It means this quantity is equal to plus 1. This quantity is equal to 0. Now, if this quantity is equal to 0, so this implies this is only possible if x minus y modulus is equal to, by shifting this one on the right hand side, we will be getting this is equal to minus 1. So this is not possible, because if we shift this plus 1 to the right hand side, we will be getting this on the right hand side equal to minus 1. तो जैसा कि हम पहले भी इसको क्लियर कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ real numbers. Absolute value function, this is the property of absolute value function. The absolute value of any real number is always greater than or equal to 0. So in this case, this absolute value function is giving negative value, negative 1. So अगर हम ये assume करते हैं कि dxy 0 है, तो ये बेसिक पोस्टुलेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन को वायलेट कर रहा है कि किसी भी रियल नंबर वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू उसने -1 दे दी है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल।
this is not true, this is not possible, so this is wrong. It means that dxy equal to 0 is not giving x is equal to y. This is not giving x is equal to y. This is violating the basic postulates of the real numbers. That is, the absolute value function is giving a negative value, which is not possible. This is not possible. Hence, dxy equal to 0 does not imply that x is equal to y. This does not imply x equal to y, because this will hold only if this is possible. This is not possible, therefore this does not. This implies d1 is not true. Thus, d defined by this equation is not metric on x, and in this case this x is equal to r. So this completes the solution. आपने नोटिस किया कि किसी भी फंक्शन को मीट्रिक फंक्शन बनने के लिए, मीट्रिक बनने के लिए, डिस्टेंस फंक्शन बनने के लिए तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है, और इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि d1 जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका ये पोर्शन के dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y इसने सेटिस्फाई नहीं किया. सो हमने डिसाइड किया कि ये डिस्टेंस फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट मीट्रिक ऑन x. हम दूसरी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, और इस एग्जांपल में अगर आप नोटिस करें तो दोबारा हमें ये दिया गया है कि x इज इक्वल टू r, the set of real numbers, and d in this case from r cross r to r is defined by the equation d of xy is equal to x square minus y square. So absolute value of x square minus y square, say this is say equation number 1. So this is the defining property over here for this function. D from r cross r to r, it is defined by d of xy is equal to x minus y square. In this case the ground set is again taken the set of real numbers. हमने देखना है कि क्या ये मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. सारी प्रॉपर्टीज कितनी हैं? 3 हैं, d1, d2, d3. सो इसको चेक करने के लिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पर जाते हैं, और फर्स्ट प्रॉपर्टी d1 हम देखते हैं कि क्या ये होल्ड करती है या नहीं करती. सो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में सिंस मुझे ये मालूम है, मुझे ये खुद से मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर्स. ये बात हम क्लियर कर चुके हुए हैं कि जब भी कोई पेयर ऑफ रियल नंबर्स लें, उनकी जो भी फॉर्मेशन हो, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो दिस विल गिव ए पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो here x square minus y square absolute value is greater than or equal to 0. It means
according to definition, d of xy, because d of xy is equal to x square minus y square, so this is greater than or equal to 0 for every pair of real numbers xy belonging R. Again, the next part of this condition D1 is we will check whether dxy equal to 0 if and only if x is equal to y. For this we consider dxy is equal to 0. This implies x square minus y square, this is equal to 0. Now remember, absolute value of a real number is equal to 0 if and only if x, the real number is 0, x square minus y square is equal to 0. So this implies x square is equal to y square. This implies x is equal to plus minus y. So this implies x is equal to y, or x is equal to, or x is equal to minus y. So this implies dxy is equal to 0 if x is equal to minus y. This gives that dxy is 0 even if x is not equal to y. This implies dxy is 0 even if x is not equal to y, even if x is not equal to y, even if x is not equal to y. This implies D1 is not satisfied. This implies D is not a distance function. So D is not metric on R. We know dxy should be 0 only if x is equal to y. But if it is 0 other than x is equal to y, then it is no more a distance function. Dear students, हमने देखा कि हर फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिस्टेंस फंक्शन नहीं होता. हमने एग्जाम्पल 1 में भी देखा कि D1 वायलेट हो रहा था, एग्जाम्पल 2 में भी हमने देखा कि D1 वायलेट हो रहा है. तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि D1 तो होल्ड कर रहा हो और D2 वायलेट हो रहा हो, और D1 भी होल्ड कर रहा हो, D2 भी होल्ड कर रहा हो, D3 वायलेट कर रहा हो. सो ऑल द थ्री कंडीशंस जिस वक्त सेटिस्फाई होंगी तो वो मीट्रिक फंक्शन होगा, मीट्रिक होगा, डिस्टेंस फंक्शन होगा, अदरवाइज वो डिस्टेंस फंक्शन नहीं होगा. हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं और इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगेन हमें x इज इक्वल टू r दिया हुआ है और d फ्रॉम
आर क्रॉस आर टू आर इस इक्वेशन के साथ डिफाइन किया गया है और हमने प्रूव करना है कि दिस इज मीट्रिक ऑन आर। तो हम देखेंगे कि क्या ये मीट्रिक ऑन आर है। अगर ये मीट्रिक ऑन आर है तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस फंक्शन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम D1, D2 और D3 को चेक करेंगे और अगर D1, D2 और D3 होल्ड करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मीट्रिक फंक्शन है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। याद रहे कि इस जगह पर भी हमें x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमें दिया गया है और d जो है वो डिफाइन किया गया है r क्रॉस r टू r। हम और किस इक्वेशन से डिफाइन किया गया है? डिफाइनिंग इक्वेशन जो है इसकी d ऑफ एक्स वाई फॉर एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज इक्वल टू absolute value of the difference of x and y plus absolute value of the x square minus y square for every pair of real numbers। हम D1, D2 और D3 कंडीशंस को चेक करेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई करती हैं। अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो हम डिसीजन लेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन जो इस इक्वेशन 1 से डिफाइन किया गया है ये डिस्टेंस फंक्शन है और अगर ये कंडीशंस में से कोई एक भी वायलेट करती है तो फिर हमारा डिसीजन होगा कि ये फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन नहीं है, अदर देन डिस्टेंस फंक्शन है। ये कोई हमारे पास फंक्शन तो है लेकिन सो D1 को चेक करने के लिए कंडीशन D1 द फर्स्ट एक्सियम ऑफ द मैट्रिक्स, हम सबसे पहले dxy को लेते हैं। दिस dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x square minus y square। We are familiar now with, since x minus y is always greater than equal to 0 for every pair of real numbers, and x square minus y square is again greater than or equal to 0 for every pair of real numbers. So sum of two non-negative real numbers, x minus y, non-negative real number because greater than or equal to 0, x square minus y square, non-negative real number because greater than or equal to 0, and the sum of two non-negative real numbers is again non-negative real number for every pair of real numbers over here. This implies, now by definition, this thing is equal to dxy. It means dxy is greater than or equal to 0 for every pair of real numbers. Now we check that whether dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y or otherwise. So first, on the first hand, we just consider that dxy is equal to 0. Let dxy is equal to 0. This means x minus y
plus x square minus y square absolute value, this is equal to 0. So sum of two absolute value functions is equal to 0. This implies x minus y modulus is equal to 0 and x square minus y square modulus, this is equal to 0. This implies x minus y is equal to 0 and x square minus y square is equal to 0. This implies x is equal to y and this implies x square is equal to y square or x is equal to plus minus y. This is possible only x is equal to y, because otherwise this term is not equal to 0, because here x is equal to y, therefore this will also hold only for x is equal to y. So this implies the relation will hold for x is equal to y, because if I take x is equal to minus y, then this term is no more equal to 0. For the existence of the first term, the second term must hold simultaneously, because here we are taking this and this and. So x minus y modulus is equal to 0 and x square minus y square modulus is equal to 0. These two modulus must hold simultaneously, and that is possible only if x is equal to y. So we will take x is equal to y over here, this is equal to y, therefore dxy is equal to 0 implies x is equal to y. Dxy is equal to 0 implies x is equal to y. Again, let x is equal to y. This implies x minus y is equal to 0, or x minus y modulus is equal to 0 and x square minus y square equal to 0, or x square minus y square modulus is equal to 0. This implies x minus y plus x square minus y square modulus is equal to 0. This implies dx y is equal to 0. Hence, we conclude that dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y for every pair of xy, x is equal to y. Now we check, this implies d1 holds, is satisfied. Now we check the second condition, d2, that is the symmetry property. D of xy is by definition absolute value of x minus y plus absolute value of x square minus y square. This is equal to y minus x plus y square minus x square, and this is by definition equal to d of y x. So this implies d2 is
satisfied. Now we check D3 condition. For this, which is called triangular property, which is d of xz is less than or equal to d of xy plus d of yz. We will check whether this property holds or not. For this, let x, y, z be elements of R, and consider d of x z. So this is by definition x minus z plus x square minus z square. We can rewrite it as x minus y plus y minus z and plus x square minus y square plus y square minus z square. And we know that x minus y plus y minus z is less than or equal to x minus y plus y minus z. Similarly, x square minus y square plus y square minus z square will be less than or equal to x square minus y square plus y square minus z square. Hence, d of xz, which is equal to x minus z plus x square minus z square is less than or equal to x minus y plus y minus z plus x square minus y square plus y square minus z square, or d of xz is less than or equal to x minus y plus x square minus y square plus y minus z plus y square minus z square. This is equal to d of xy by definition, and this is equal to d of yz by definition. So this implies d of xz is less than or equal to d of xy plus d of yz. डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को नोटिस करें कि इस जगह पर हमने अपनी
पिछली स्लाइड के मुताबिक इसको जिस वक्त कनेक्ट किया तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी प्लस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जी स्क्र. So on the left hand side we have x d of xz, and this d of xz can be rewritten as, हमने पेयर कर लिया है इधर से फर्स्ट और थर्ड टर्म को और सेकंड और फोर्थ टर्म को, और इसको रीराइट किया है, और नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इस जगह पर हमने जाकर इसको देखा कि ये इक्वल है इस एक्सप्रेशन के, this expression, that is x minus v, x minus y modulus plus x square minus y square modulus, this is equal to d of xy, and x minus z modulus plus y square minus z square modulus, this is equal to d of yz. So originally d of xz is less than or equal to d of xy plus d of yz. This implies d3 is satisfied, hence D is metric on R as defined in equation 1. Therefore, R together with this D, this order pair, is a metric space. This completes the solution of this problem. हम एक और प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट में हमें ये दिया हुआ है कि D is metric on X. X is an ordinary set. We have no information about X, that whether it is R or it is R2 or Rn or C or anything else. This is an arbitrary set. X is an arbitrary set. This is non-empty. This is an arbitrary set. And D from X cross X to R is metric. So this is given in the statement, let D be a metric on X. Okay, so this is given, this is metric on X. So it is given that D is metric. This is metric on X. It means D1, D2, D3 are already satisfied. They are already satisfied because it is given that D is metric on X. This D is metric on X. It means dxy is greater than or equal to 0 and dxy equal to 0 if and only if x is equal to y. Dxy is equal to dyx for every pair of points x and y, and the third property, triangular property, also hold for this distance function D from x cross x to R. Then we define a function D rho, this function rho. So this is a one function in this problem. It is given that D is a distance function. This is a one function in this problem.
that D from x cross x to R is metric on x. This is given. This is metric on x. If it is metric on x, then D is metric on x. D1, D2, D3 are already satisfied. And the second function, rho from x cross x to R, real valued function, is defined by the formula rho of xy for a pair of points of the domain is equal to d of xy, which is already a distance function, over 1 plus d of xy. So we have to verify that this row defined by this equation 2 say, we have to verify that this is a metric function. We have to verify that this is a metric function. We have to verify that this is a metric function. This rho of xy, which is equal to dxy over 1 plus dxy, we have to verify that this is a metric function. For this we will check all the three conditions of the metric, that is all the three conditions of the distance function. We will check one by one, d1, d2, d3. If all these three conditions are satisfied for this row, then this row will be known as a distance function or metric on x. याद रहे कि ये d ऑलरेडी डिस्टेंस फंक्शन हमें दिया हुआ है. सो इसके सॉल्यूशन में हम पहली कंडीशन को चेक करने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये रो डिस्टेंस फंक्शन है या नहीं. सिंस d of xy is greater than or equal to 0, because it is given that it is a distance function greater than or equal to 0, therefore Therefore, 1 plus dxy is also greater than or equal to 0. This dxy is greater than or equal to 0, 1 plus dxy is greater than or equal to 0. This togetherly implies that dxy over 1 plus dxy is greater than or equal to 0 for every pair of points x. Numerator is greater than 0, denominator is greater than 0, so this quotient is greater than or equal to 0, and this implies dxy, this implies rho of xy is greater than or equal to 0 for every pair of xy belonging x. Again, dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. This is given because d is metric. On x. So this implies dxy over 1 plus dxy is equal to 0 if and only if dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. So this implies rho of xy, which is equal to d of xy over 1 plus
d of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y. So this implies D1 condition is satisfied. हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं. D2. So consider rho of xy which is equal to d of xy over 1 plus d of xy, and we know that d of xy is equal to d of yx because d is given a metric on x over 1 plus d of yx. This is by definition rho of yx for every pair of points belonging x. So this implies that D2 is satisfied. Now we check the third condition, D3. For this we know that let us consider 3 points x, y, z belonging x and consider rho of x z which is by definition equal to d of xz divided by 1 plus d of xz. Since d is metric on x, therefore d of xz will be less than or equal to d of xy plus d of yz. This implies d of xz divided by 1 plus d of xz is less than or equal to d of xy plus d of yz divided by 1 plus d of xy plus d of yz, or d of xz divided by 1 plus d of xz is less than or equal to d of xy divided by 1 plus d of xy plus d of yz divided by 1 plus d of yz, which is equal to
D of which is equal to rho of xy plus rho of y z. So this gives that rho of xz is less than or equal to rho of xy plus rho of yz. This proves that D3 is satisfied. Hence, all the three axioms of metric are satisfied by rho. This implies rho is metric on X, and this X together with this rho is a metric space. This completes the proof. So डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि D हमें ऑलरेडी मेट्रिक इसमें दिया हुआ था और हमने उसकी मदद से एक और फंक्शन रो फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइन किया और शो किया कि ये फंक्शन रो भी डिस्टेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है. हम एक और एग्जांपल को कंसीडर करते हैं. इस एग्जांपल में हमें D एक मेट्रिक दिया हुआ है ऑलरेडी. इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ द सेम काइंड. D is given a metric on X, so we are given that D is metric on X. D from X cross X to X to R is a metric. This is given. If it is a metric, then D1, D2, D3 are satisfied by this D. Because it is given that it is a metric, then it is satisfying all the axioms of the metric of the distance function. And then there is an other function rho which is defined from x cross x to r by the equation that rho of xy gives the minimum of 1 and dxy. D already metric on X and 1. इनमें से जो भी मिनिमम होगा that will be the value of this row of xy. So this function rho from x cross x to r is defined in such a way that it gives the minimum value out of these two terms. हम D जो ऑलरेडी डिफाइंड मेट्रिक फंक्शन है उसके तहत x और y के दरमियान उस रियल वैल्यू फाइंड करेंगे. D of x y रियल वैल्यू फाइंड करेंगे. ये एक रियल वैल्यू होगी एंड देयर इज एन अदर रियल वैल्यू 1. इन दोनों रियल वैल्यूज में से जो मिनिमम रियल वैल्यू होगी that will be representing rho of xy. So हम
वेरीफाई करेंगे कि ये डिस्टेंस फंक्शन है अंडर द गिवन डेफिनेशन। सो इसकी D1 कंडीशन को चेक करते हैं। D1, सिंस D is metric on X, therefore dxy is greater than equal to 0 for each pair of points x and y belonging x. This implies minimum of 1 and dxy is greater than or equal to 0 for each pair of points x and y belonging x. So this implies this row of xy, which is equal to minimum of 1 and d of xy is greater than or equal to 0 for each xy belonging x. Again, row of xy is equal to 0. We let this row of xy is equal to 0 implies that minimum of 1 and d of xy, this is equal to 0. Since 1 is not equal to 0, therefore d of xy is equal to 0, and d of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y, because it is given that d is metric on x. So this implies row of xy is equal to 0 implies x is equal to y. Conversely, let x is equal to y. This implies dxy is equal to 0. This implies minimum of 1 and dxy is equal to 0, because their minimum is dxy and dxy is equal to 0. So this implies, actually by definition, row of xy is equal to 0. Hence, we notice that row of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y. This implies D1 is satisfied. Now we check the second condition, D2. According to this, row of xy is equal to minimum of 1 and d of xy, and
this is equal to minimum of 1 and d of y x, and this is by definition row of y x for each pair of xy belonging x. This implies d2 is satisfied. Dear students, हमने इसमें देखा कि d हमें ऑलरेडी डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है और रो एक नया फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइन किया गया है under the particular definition that row of xy is equal to minimum of two terms and the terms are 1 and dxy. हमने देखा कि d1 फर्स्ट एक्सियम ऑफ मीट्रिक सेटिस्फाई हुआ है, हमने देखा कि सेकंड एक्सियम ऑफ मीट्रिक सेटिस्फाई हुआ है. मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थर्ड कंडीशन d3 को आप चेक करेंगे, d3 जिसमें आप ये चेक करेंगे कि क्या रो ऑफ xz लेस देन इक्वल टू रो ऑफ xy प्लस रो ऑफ yz, ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं फॉर ईच x y z. आप इसको ट्राई करेंगे, आप देखेंगे कि क्या d3 सेटिस्फाई होता है. अगर आपका जवाब यस में होगा तो फिर रो हमारे पास एक और मीट्रिक होगी इस सेट x के ऊपर और रो टुगेदर विद दिस x विल बी नोन एज ए मीट्रिक स्पेस. और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये रो जो है मीट्रिक नहीं है. लिहाजा आप अपने एंड के ऊपर इस पार्ट d3 को ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई होता है या नहीं. सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने आज के लेक्चर में हमने दो ऐसे प्रॉब्लम कंसीडर किए हैं जिनमें दी हुई डेफिनेशन के मुताबिक d डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता था. जैसा कि प्रॉब्लम 1 में जब हम x को इक्वल टू r लेते हैं और dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस प्लस 1 लेते हैं तो ये डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता. लिहाजा हमने कंक्लूजन ये किया कि d इज़ नॉट ए मीट्रिक ऑन x. प्रॉब्लम 2 में हमने देखा कि x इक्वल टू r है और dxy को डिफाइन किया, dxy इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हमने अगेन ये नोटिस किया कि d1 सेटिस्फाई नहीं होता, मीट्रिक प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई नहीं होती. लिहाजा दी हुई डेफिनेशन के मुताबिक d मीट्रिक फंक्शन नहीं है. इट इज़ नॉट ए डिस्टेंस फंक्शन, इट इज़ नॉट मीट्रिक ऑन x. प्रॉब्लम 3 में हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे पास dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और ये d डिस्टेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. हमने प्रॉब्लम 4 में देखा कि हमें ऑलरेडी एक डिस्टेंस फंक्शन d दिया हुआ है और उस नॉन एम्प्टी सेट x के ऊपर हमने एक और फंक्शन रो डिफाइन किया है विच इज़ इक्वल टू dxy ओवर 1 प्लस dxy. और हमने वेरीफाई किया कि ये रो डिस्टेंस फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ यानी d1, d2, d3 को सेटिस्फाई करता है और हमने कंक्लूड किया कि ये डिस्टेंस फंक्शन है. हमने एग्जांपल 5 में ये नोटिस किया कि d1 और d2 सेटिस्फाई होती हैं. d ऑलरेडी हमें एक डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है, एक नया डिस्टेंस फंक्शन रो डिफाइन किया गया है फ्रॉम x क्रॉस x टू r विच इज़ डिफाइंड बाई रो ऑफ xy इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 एंड dxy. हमने आज के लेक्चर में इसकी पहले दो एक्सियम्स ऑफ द मीट्रिक फंक्शन चेक किए हैं, d1 और d2. हमने देखा कि d1 भी सेटिस्फाई होता है, d2 भी सेटिस्फाई होता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थर्ड एक्सियम को अपने एंड पर चेक करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके कि d3 एक्सियम को हमने किस तरह से चेक करना है. तो आपकी प्रैक्टिस के बाद आप इस मीट्रिक स्पेसिस
कि इस टॉपिक को कवर कर सकेंगे, आपको समझ आ सकेगी कि जब भी किसी फंक्शन को चेक करना हो कि क्या वो डिस्टेंस फंक्शन है, तो D1, D2, D3 की एक्सियम्स को हम चेक करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई करते होते हैं तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये डिस्टेंस फंक्शन है। Dear students, you notice that on a set X we can define more than one matrix or distance function। हमने देखा कि हम एक ही X पर एक से ज़्यादा डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और फिर हमने दूसरा ये भी नोटिस किया कि हर फंक्शन X क्रॉस X से R पर डिस्टेंस फंक्शन नहीं होता, सिर्फ वही फंक्शन X क्रॉस X टू R डिस्टेंस फंक्शन होते हैं जो कि डिस्टेंस फंक्शन के एक्सियम्स D1, D2 और D3 को सेटिस्फाई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इसके ऊपर अपनी ग्रिप को होल्ड कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।